ज्यादातर माहिर मुआशियात ये कहते हैं बात कि पाकिस्तान चल सकता है या पाकिस्तान का पावर सेक्टर। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला हमारा पावर सेक्टर है। इदारों के दरमियान जेर गर्दिश कर्जे जिनको हम सर्कुलर डेट कहते हैं वो 5 ट्रिलियन 5,000 अरब के करीब। IPPs हमने खड़ी कर दी, 2052 तक के उनके साथ मुआहदे कर लिए कि आप बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पैसे देंगे। इस पर गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ। और अजहर साहब ने क्योंकि लोड शेडिंग का जिक्र कर दिया था तो मैं अजहर साहब आपसे ही शुरू करूँगा इस बार। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाले वक्त में पेट्रोल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, जो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो फर्टिलाइजर महंगा होगा, अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, कर्जों की सूरत हाल, सैलरीड क्लास इतना टैक्स दे रहा है जो रियल स्टेट और सरकारी मुलाजमीन इतना नहीं दे सकते हैं। और हमारे वजीर खजाना साहब इस वक्त जानते हैं आप इंटरनेशनल मीटिंग्स में हैं, ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि हम कोई कमर्शियल लोन, कोई यूरो बॉन्ड, कोई पेंडा बॉन्ड, किसी तरीके से पैसे जनरेट करें, सऊदी अरब को हाँ भर दे। सऊदी अरब सोच रहा है इस वक्त तक भी कि हमें वो शायद पैसे दे दे, कंफर्म नहीं है, 50-50 है, अल्लाह करे दे दे ताकि इनकी मुश्किलात और हमारी मुश्किलात कम हो। अजहर साहब, आपकी राय, क्या मुस्तकबिल है हमारा माशी तौर पे? देखिए, बात तो सच है मगर रसवाई की। मैं पिछले 30-25 सालों से ना पावर सेक्टर को देख रहा हूँ। नवाज शरीफ का जब पहले दौर में आए थे ना 2013 में 480 अरब रुपया था, वो मुख्तलिफ पावर कंपनियों का था। किस तरह दिया, ऑडिट नहीं होने दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आप लोगों ने IMF और बाकी के प्रेशर पे आकर जब वापडा को डी बंडल किया, आप जनरेशन कंपनियां अलहदा की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलहदा की, ट्रांसमिशन कंपनियां की नहीं किया, और उस वक्त 70 अरब रुपए में फायदे में 3 ट्रिलियन के करीब नुकसान में चले गए हैं। गैस के कभी सर्कुलर डेट नहीं होता था, आज गैस का सर्कुलर डेट देखिए आप कहां पहुंच चुका हुआ है। पेट्रोलियम में बेवकूफ बनाते रहे फार्मूला, पेट्रोलियम की कीमतों का फार्मूला हाईकोर्ट 2022 से मांग रही है। यानी वो अब शायद आपको पता नहीं है, 75% डीजल जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो। इंटरनेशनल तो इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है। आप लोकल कंपनियों को फायदा दे रहे हैं ना, यहां लूटमार चल रही है। आप क्या करते हैं? आपने आज देखें एक्सपोर्ट आपकी हालत क्या रह गई है। कभी जाए देखें ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें कहां से कम। बिजली का यूनिट आप सोच नहीं सकते हैं कि कहां ले गई। गैस जो एक आम आदमी के लिए जा रही थी, आपने तबाही और बर्बादी कर दी है। आप रेट कौन मुकर्रर करता है? एक DG या वजीर आजम। रेट तो हमेशा पार्लियामेंट मुकर्रर करती है। टैक्स कितना लेना है, कितना नहीं लेना, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। जब मैं पूछता हूं ये लेके कहां खर्च की है, उनके पास है नहीं डाटा। असल में वो NFC अवार्ड को सामने रखते हुए देखा कि वो सेल टैक्स की शक्ल में कलेक्ट करते तो सुबह को देना पड़ना था। ये उससे बचाने के लिए अपना इन्होंने PDL का निजाम, कोई नहीं है। मैंने चैलेंज किया हुआ है सारी चीजों को। गैस की शॉर्टेज की वजह से आपको मालूम है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर आएगा। यूरिया, DAP, बाकी खादें महंगी होंगी और उसका इंपैक्ट हमारे अशिया खुरोनोश के ऊपर आएगा। बड़ा इंपैक्ट। बड़ी मजेदार बात बताने लगा वहां LNG जो है ना, यहाँ टर्मिनल लगे हुए हैं 2, और वहां जो कि वहां तक कैपेसिटी पेमेंट जो कि किराए पे जब लिए होते हैं तो मैं उनमें नहीं जाता। आपको पता है कि यानी ये वो बंद करना चाहते हैं। वो बजाय आपके जो पावर प्लांट LNG से बड़ा सस्ता है फ्यूल। यानी आप क्या करते हैं, देखिए वो जो गैस है ना आपकी, वो फर्टिलाइजर को देनी है। अब LNG से आप अपने पावर प्लांट चलाएं, आपकी बिजली। यानी यहाँ बताया जा रहा है फिर आप शमसी तवानाई को, भाई शमसी तवानाई से बिजली कितनी महंगी बनती है। आप विंड से आए, जब वो पावर मिक्स में आते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे पास माजरत के साथ इंटेलिजेंसिया नहीं है, ना इन लोगों ने इस तरह कोई तवज्जो दी है। ये टोटकों पे चलते हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को जितना इन्होंने ताकतवर बना दी है, कोई पूछ नहीं सकता सियासतदान बेचारे की हैसियत क्या है। वो मुझसे पूछ कर देखे, जब मैं बैठा यहाँ लिया अभी एक रिसेंटली मैं लाहौर पंजाब की एक बात बता देता हूँ आपको। यहाँ वो सेफ सिटी के नाम पर कैमरे लगाए, सेफ सिटी के नाम पे कैमरे लगाए हैं। पिछले 4 महीने में 16 अरब रुपया, और ना कोई रिव्यू है ना कोई अपील है। मैंने वो भी चैलेंज की है। जिस कंपनी ने कैमरे लगाए होंगे वो कैमरे लगाने वाली कंपनी बहुत ताकतवर होगी। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में ताकतवर कंपनियां बहुत सारी मौजूद हैं। मैंने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। जो इलेक्शन के दौरान कैमरे लगे थे, किस मालियत पे लगे थे और वो कौन कंपनी लगवा रही थी, अभी छोड़ दे, हम दोनों के पर जल जाएंगे। सरमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। हुजूर, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो टर्मोइल हमारे सामने खड़ा है, पावर सेक्टर का बुरा हाल है, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, PIA हम बेच चुके हैं, डिस्कोस हमसे प्राइवेटाइज किए नहीं जा रहे हैं, सैलरीड क्लास से बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर में हमें $3.5 अरब UAE को देने हैं और हमारी कोशिश यह है कि 1.3 बिलियन की जो किस्त आनी है IMF से वो आ जाए, उससे पहले या सऊदी अरब के पैसे आ जाए। आप पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 2-3 बातें पहले मैं कर लूं। जो एक तो जो मेरे अजीज दोस्त सदीक साहब ने की, उसमें से मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि कौम को एतमाद में नहीं लिया।
सारे हालात के ऊपर। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो लास्ट स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने कौम को इत्मीनान में लिया था और उनको पूरा मुल्क गुजर रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम क्या किरदार हमारा क्या किरदार है सारी इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा इसहाक डार साहब सेनेट में पूरी ब्रीफिंग दे चुके हैं, पूरा बता चुके हैं। बस तीसरी चीज़ जो है, रेजोल्यूशन भी सेनेट से पास हुई है ईरान के हवाले से, ईरान के ऊपर हमले के हवाले से, और वो जो रेजोल्यूशन थी उसको यूनानिमसली पास हुई वो, और शहरी रहमान साहबा ने उसको ड्राफ्ट किया था और उसके अंदर पीटीआई ने भी उसके हक़ में वोट दिया। तो मेरे ख्याल में शायद पीटीआई बताना भूल गई अजहर साहब को कि ये सेनेट के अंदर वो वोट दे चुके हैं इस रेजोल्यूशन को और पास हो चुकी है ये रेजोल्यूशन वहाँ से। लेकिन बाकी जो बातें आप कर रहे हैं या जो बातें की हैं अजहर साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। इस वक्त जो इकनॉमिक हालात हैं मुल्क के, वो बहुत ही हम एक अजीब मसले से गुजर रहे हैं जिसको हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। चंद एक चीज़ें अच्छी भी हैं उसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो तकरीबन $3 बिलियन जो है वापस करना है लोन यूएई का बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मेरे ख्याल में उसके अंदर 5 बिलियन की कमिटमेंट्स तकरीबन हो गई हैं। 3 बिलियन सऊदी अरेबिया आपको दे रहा है और 2 बिलियन जो है वो कतर की तरफ से आएगा। तो आई थिंक वो तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके साथ साथ हम यूरो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम पेंडा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों से ना सिर्फ ये जो गैप है वो कवर हो जाएगा। सर, वो बिलावल साहब कहते रह गए, बार बार कहते रह गए बिलावल साहब कि मैं 3000 अरब की ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके दूंगा सर्विसेज के सेक्टर में, लेकिन उनको नहीं दिया। परवाह नहीं है उनको, शायद हुकूमत को परवाह नहीं 3000 अरब, नो बिग डील। देखिए वो बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हर सूबे के हवाले कर दें आप जो गुड्स के ऊपर टैक्स है, सर्विसेज के ऊपर टैक्स ऑलरेडी सूबों के पास है, जो गुड्स के ऊपर टैक्स है वो आप सूबों के हवाले कर दें और सूबे वो टैक्स जमा करके आपको वापस करेंगे, लेंगे नहीं, आपको ही वापस करेंगे। लेकिन वो असल में वो है ना, मसला ये होता है कि जिस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते पावर को, तो वो समझते हैं कि ये पावर है और अगर हमने भी छोड़ दिया तो हमारे हाथ से वो निकल जाएगा। आज तक तो हम रिटेल के ऊपर तो टैक्स लगा नहीं सके। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है इस मुल्क की वो एक एग्रीकल्चर और एक रिटेल है। रिटेल के ऊपर हमने क्या किया, 1200 रुपये हमने कहा था जी अब साल का दे दें, वो भी रिटेल नहीं देती क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो ट्रस्ट नहीं है उनको एफपीआर के ऊपर कि बाद में हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन सर आई एम सॉरी सेनेटर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन सेनेटर साहब बात हुई है ना, बिलावल साहब ने प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर इतनी बड़ी तकरीब कर दी, हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स और हुकूमत आम आदमी की, आपकी मेरी क्या सुनेगी। इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल आपको तापनाक नजर आ रहा है सर? ये पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल अगर आप ड्रॉ करें उस जीरो से शुरू हूँ जहाँ पे पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे था, तो वहाँ से तो एक इम्प्रूवमेंट का ग्रेडियंट बहुत अच्छा है।